स्ट्रीट में एक बहुत बड़ा पॉट होल है, आप किसको कॉल करोगे? प्राइम मिनिस्टर को? नहीं। लोकल म्युनिसिपल काउंसिलर को, राइट? एग्जैक्टली दैट्स लोकल पावर इन एक्शन, जो आपके डोर के ठीक बाहर हो रहा है। बिल्कुल। पर व्हाट इफ वो एंटायर सिस्टम जो पावर को आपके डोरस्टेप तक लाने के लिए डिजाइन किया गया है वो एक बहुत बड़े पॉलिटिकल टग ऑफ वॉर में फंसा हुआ है? व्हाट इफ रियल डिसीजंस कहीं और लिए जा रहे हैं और आपके लोकल लीडर के पास मतलब बहुत कम एक्चुअल पावर बची है? एंड दैट्स द कोर ऑफ आवर डिस्कशन टुडे। हम आज एक सुपर डिटेल्ड और एनर्जेटिक जर्नी पर जा रहे हैं इनटू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। हाँ, हम देखेंगे कि इस टॉपिक के अराउंड कॉन्वर्सेशन ओवर द इयर्स कैसे इवॉल्व हुई है। बिफोर वी स्टार्ट, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, क्लिक कर दो, उस नोटिफिकेशन बेल को रिंग कर दो और कमेंट्स में अपना शहर बताओ। हाँ, देखते हैं किस सिटी में हमारे सबसे एक्टिव फ्यूचर लीडर्स हैं। Absolutely. This isn't just a discussion, it's an expedition. हम local governance की story को trace करेंगे by unpacking the most critical questions from 2024 all the way back to 2015. तो ये रहा आज का हमारा लर्निंग मैप। Let's lay it out. We'll start with 2024, लोकल बॉडीज का गुड गवर्नेंस में रोल और रूरल अर्बन मर्जर डिबेट। फिर 2023, स्टेट्स क्यों रिलक्टेंट हैं अर्बन लोकल बॉडीज को एम्पावर करने में। फिर 2022, डिसेंट्रलाइजेशन का रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। 2020, फंक्शनैलिटी का चैलेंज। 2019, वुमेन्स रिजर्वेशन की कॉम्प्लेक्स रियलिटी। और भी पीछे जाएंगे। हाँ, फिर 2018 पंचायत के लिए फाइनेंस एक्सप्लोर करेंगे। 2017 देखेगा कि सिस्टम इतना इफेक्टिव क्यों नहीं हुआ। एंड फाइनली 2015 का फंडामेंटल क्वेश्चन, क्या पंचायत पॉलिटिक्स के लिए है या गवर्नेंस के लिए? Wow. It's a marathon packed with insights. चलिए स्टार्ट करते हैं इस एडवेंचर को। फर्स्ट अप द क्वेश्चन फ्रॉम 2024। सवाल था, एनालाइज द रोल ऑफ लोकल बॉडीज इन प्रोवाइडिंग गुड गवर्नेंस एट लोकल लेवल एंड ब्रिंग आउट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ मर्जिंग द रूरल लोकल बॉडीज विद द अर्बन लोकल बॉडीज फॉर 10 मार्क्स। ब्रॉड माइक्रो थीम, गुड गवर्नेंस एंड रूरल अर्बन इंटीग्रेशन। सो लेट्स टैकल द फर्स्ट पार्ट, लोकल बॉडीज एज पिलर्स ऑफ गुड गवर्नेंस। देखो, सिंपल टर्म्स में लोकल बॉडीज हैं आपकी विलेजेस में पंचायत्स और सिटीज में म्युनिसिपैलिटीज। राइट। दे आर द बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट एट द ग्रास रूट्स लेवल। समझे? बैकबोन, बिल्कुल। एंड व्हाट एग्जैक्टली इज दिस बज़वर्ड गुड गवर्नेंस? ये होता क्या है? देखो, गुड गवर्नेंस का सिंपल मतलब है पब्लिक सर्विसेज को एफिशिएंटली, ट्रांसपेरेंटली और अकाउंटेबिलिटी के साथ डिलीवर करना। ओके, फॉर एग्जांपल स्वच्छ भारत मिशन। ये एक नेशनल पॉलिसी है, पर इसे ग्राउंड पर इंप्लीमेंट कौन करता है? ये कौन मेक श्योर करता है कि आपकी स्ट्रीट्स क्लीन है? आपकी लोकल म्युनिसिपैलिटी। एग्जैक्टली, दैट्स गुड गवर्नेंस इन एक्शन, आपके घर के ठीक बाहर। दैट मेक्स इट सो क्लियर। तो इफ यू वर टू स्ट्रक्चर दिस आइडिया फॉर एन आंसर, की पॉइंट्स क्या होंगे? ओके, लेट्स ब्रेक इट डाउन। इंट्रोडक्शन के लिए यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विद द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। ये फाउंडेशनल पिलर्स हैं। राइट। और ये मेंशन करना कि इन्होंने एक 3-tier स्ट्रक्चर बनाया विद अबाउट 2.6 लाख पंचायत्स, ये कॉन्टेक्स्ट को परफेक्टली सेट करता है। Right, it shows the history. What about the body of the answer? Let's start with their role in good governance. इसे आप 3 की रोल्स में ब्रेक डाउन कर सकते हो। फर्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। ये बॉडीज MGNREJ जैसी ह्यूज स्कीम्स का डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन हैंडल करती हैं। अच्छा, मतलब एक्चुअल ग्राउंड वर्क। हाँ, बिल्कुल, एक्चुअल ग्राउंड वर्क, सैनिटेशन और वाटर सप्लाई जैसी एसेंशियल्स के लास्ट माइल डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। एंड द सेकंड रोल? सेकंड, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। दिस इज ह्यूज। ये ग्राम सभा जैसे फोरम्स के थ्रू सिटीजन पार्टिसिपेशन प्रमोट करते हैं एंड इट गिव्स अ पॉलिटिकल वॉइस टू मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस लाइक SCs, STs एंड वुमेन थ्रू रिजर्वेशन। So it's not just about services, it's about giving people a voice. What's the third role? थर्ड रोल है डेवलपमेंट प्लानिंग। पूरा प्लानिंग प्रोसेस बॉटम अप हो जाता है, लोकल नीड्स को लोकली आइडेंटिफाई और एड्रेस किया जाता है। Okay. एंड इस पॉइंट को पावरफुल बनाने के लिए यू कैन यूज डेटा। 15th फाइनेंस कमीशन ने अ मैसिव 4.36 लाख करोड़ एलोकेट किया था लोकल बॉडीज को। 4.36 लाख करोड़। हाँ, ये नंबर दिखाता है कि उन पर फाइनेंशियल ट्रस्ट कितना प्लेस किया जा रहा है। ये डेटा पॉइंट याद रखना। Wow, a 4.36 लाख करोड़ allocation. That's a serious number. ये दिखाता है कि नेशनल लेवल पर ये बिलीफ है कि रियल वर्क लोकल लेवल पर ही होना है। एग्जैक्टली। Now what about the second part of the question? Merging rural and urban bodies. दिस इज अ क्लासिक डबल एज्ड स्वॉर्ड। प्रो साइड पर यू हैव एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रेशन। आपको एक पूरे रीजन के लिए यूनिफाइड प्लानिंग मिलती है जो पेरी अर्बन एरियाज को मैनेज करने के लिए क्रूशल है। Wait, what exactly are peri-urban areas? आम भाषा में। ग्रेट क्वेश्चन। इन्हें आप एक सिटी के अराउंड ग्रे जोन्स की तरह सोचो, ना पूरी तरह रूरल ना पूरी तरह अर्बन, और अक्सर बिना प्रॉपर प्लानिंग के केओटिकली ग्रो करते हैं। अच्छा। एक मर्जर एक सिंगल प्लानिंग अथॉरिटी बनाकर इस ग्रोथ को सिस्टमैटिकली मैनेज करता है। दूसरा बड़ा प्रो है इकोनॉमिक बेनिफिट्स। एक मर्ज्ड एंटिटी का रेवेन्यू बेस स्ट्रॉन्गर होता है और वो रूरल एरियाज को अर्बन लेवल अमेनिटीज प्रोवाइड कर सकती है। Sounds logical. But what's the downside? Why isn't everyone doing this? बिकॉज द कॉन्स बहुत रियल है। फर्स्ट, इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। मुंबई और पुणे के अराउंड एरियाज को मर्ज करने के अटेम्प्ट्स में सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स आई। Oh. इसका मेंशन करना दिखाता है कि आप प्रैक्टिकल रियलिटी जानते हैं। सेकंड, रूरल स्पेसिफिक स्कीम्स के लॉस का रिस्क है, जैसा तमिलनाडु के कुछ केसेस में देखा गया। एंड थर्ड, सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट। रूरल आइडेंटिटी के खो जाने का एक जेन्युइन डर होता है। So how do we conclude an answer like this? With a balanced approach. Argue against a one-size-fits-all solution. Focus होना चाहिए existing structures को strengthen करने पर। आप राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जैसे forward-looking initiatives mention कर सकते हो and suggest the effective implementation of Articles 243G for panchayats and 243W for municipalities.
Right. ये एक solution oriented mindset दिखाता है. Alright, I have a few questions on this. First, for maximum impact, structure को visually कैसे layout करना चाहिए? देखो, क्लैरिटी इज की. रोल इन गुड गवर्नेंस और मर्जर डिबेट के लिए सेपरेट हेडिंग्स होनी चाहिए. मर्जर पार्ट के लिए लिटरली प्रोज और कॉन्स के सब हेडिंग्स यूज करो. ये विजुअल सेपरेशन लॉजिक फॉलो करना इनक्रेडिबली इजी बना देता है. That makes sense. Second, MGNREGA जैसी specific scheme को mention करना इतना important क्यों है? बिकॉज इट कनेक्ट्स थ्योरी टू रियलिटी. ये प्रूव करता है कि आप समझते हैं गवर्नेंस ग्राउंड पर एक्चुअली कैसे काम करती है, सिर्फ टेक्स्ट बुक्स में नहीं. इट शोज यूर अवेयर ऑफ द कंट्रीज फ्लैगशिप प्रोग्राम्स. It makes the answer concrete. My third question is about those failed mergers in Mumbai and Pune. Why is citing a failure so critical? बिकॉज इट एड्स अ लेयर ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग. ये दिखाता है कि आप सिर्फ एक आइडिया को फेस वैल्यू पे एक्सेप्ट नहीं कर रहे. आप समझते हैं कि जो कॉन्सेप्ट्स पेपर पर अच्छे लगते हैं उनकी सीरियस प्रैक्टिकल चैलेंजेस हो सकते हैं. Right. ये आपके आर्ग्यूमेंट को मच मोर न्यूआंस्ड बनाता है. Right. It's about showing you can think from all angles. Fourth, for a quick recall, Article 243G और 243W के बीच difference याद रखने का simplest way क्या है? सुपर सिंपल. जी फॉर ग्राम पंचायत. तो 243G पंचायत की पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज से डील करता है. W फॉर वार्ड, जो आपको एक सिटी में मिलता है. सो 243W म्युनिसिपैलिटीज की पावर्स से डील करता है. G for gram, W for ward. Got it. Fifth, conclusion में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जैसी गवर्नमेंट स्कीम मेंशन करने का स्ट्रेटेजिक पर्पस क्या है? ये आपके आंसर को एक फॉरवर्ड लुकिंग पॉजिटिव नोट पे एंड करता है. बिल्कुल. सिर्फ प्रॉब्लम्स लिस्ट करने के बजाय आप एक करंट रियल वर्ल्ड सोल्यूशन ऑफर करें जिस पर गवर्नमेंट ऑलरेडी काम कर रही है. बिल्कुल. इट शोज यू आर अप टू डेट विद पॉलिसी डेवलपमेंट्स. Perfect. Last question on this topic. ये मर्जर का आइडिया एक्सपैंडिंग सिटीज के लिए एक सोल्यूशन लगता है. Is this a new problem or has it been around for a while? इट्स एन एक्सेलरेटिंग प्रॉब्लम. जैसे इंडिया पहले से कहीं ज्यादा तेजी से अर्बनाइज हो रहा है, सिटीज और विलेजेस के बीच की लाइंस ब्लर हो रही हैं. ये मर्जर डिबेट पॉलिटी वर्ल्ड का ग्राउंड रियलिटी के साथ कैचअप करने का एक अटेम्प्ट है. Excellent breakdown. Now for our listeners, here's a practice cue. A key line to internalize is local bodies ensure administrative efficiency and democratic decentralization. But the idea of a rural-urban merger is a complex trade-off. Now pause and practice saying it. Rehearse it, lock it in. Yes. So the mini recap is this. Local bodies good governance के लिए vital हैं. बट द रूरल अर्बन मर्जर आइडिया एक क्लासिक केस है, एक ऐसे सोल्यूशन का जो सॉल्व करने से ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है. Got it. Let's move to 2023. The question was, the states in India seem reluctant to empower urban local bodies, both functionally as well as financially. Comment. Another 10 marker. Broad micro theme. Challenges in empowering urban local bodies, ULBs. The reluctance to empower ULBs. हाँ, तो कोर आइडिया यही है. 74th अमेंडमेंट ने अर्बन लोकल बॉडीज जैसे आपकी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया. आइडिया था उन्हें एम्पावर करना. बट इन रियलिटी स्टेट्स बहुत हेजिटेंट हैं उन्हें रियल पावर देने में. दैट इज फंक्शंस, वो क्या कर सकते हैं, और फाइनेंसेस, वो करने के लिए पैसा. Can you give a real life example of this reluctance? Something we see every day? एब्सोल्युटली. दिस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स. मोस्ट सिटीज में ये प्रोजेक्ट्स इलेक्टेड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं बल्कि एक स्टेट अपॉइंटेड बॉडी चलाती है जिसे स्पेशल पर्पस व्हीकल या एसपीवी कहते हैं. Hold on. What exactly is this SPV? It sounds like a parallel government. That's exactly what it is. SPV एक कंपनी है जो एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए सेटअप की जाती है. इसे क्रिएट करके स्टेट गवर्नमेंट इफेक्टिवली इलेक्टेड लोकल बॉडी को बाईपास करती है और प्रोजेक्ट और उसके फंड्स पर कंट्रोल रखती है. Wow. It's a perfect example of diluting the ULB's authority. That example really hits home. So let's structure the model answer. Where do we begin? Introduction को 74th Amendment Act of 1992 से start करो as the foundation and then get straight to the problem statement. Yes. The core issue is the gap between the constitutional promise and the on-ground reality. Right. And for the body, it seems logical to split it into two parts. Functional reluctance and financial reluctance. What are the key points for the functional side? The functional reluctance comes from a desire for control. States कई तरीकों से power hold back करते हैं. First, incomplete devolution. कॉन्स्टिट्यूशन की 12th शेड्यूल ULBs के लिए 18 फंक्शंस लिस्ट करती है, बट स्टेट्स अक्सर वो सब ट्रांसफर नहीं करते. अच्छा. एक क्लासिक एग्जांपल दिल्ली है, जहां दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी DDA एक सेंट्रल बॉडी प्लानिंग कंट्रोल करती है, न कि इलेक्टेड म्युनिसिपैलिटी. सेकंड, दे मेंटेन कंट्रोल ओवर स्टाफ. म्युनिसिपल कमिश्नर जैसे की ऑफिशियल्स स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है एंड आर आंसरेबल टू द स्टेट, नॉट द लोकल मेयर. So the head of the city administration reports to the state capital, not the city's own elected leader. That's a huge control mechanism. एग्जैक्टली. थर्ड है पैरेलल बॉडीज क्रिएट करना जैसे SPVs. एंड फोर्थ, दे कीप मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटीज MPCs वीक. ये कमिटीज पूरे मेट्रोपॉलिटन रीजन के लिए डेवलपमेंट प्लान बनाने वाली थी, बट मोस्ट सिटीज इंक्लूडिंग मुंबई में ये लार्जली नॉन फंक्शनल है. That paints a clear picture of the functional side. Now for the financial reluctance. I suspect this is where the real problem lies. Money is power after all. एब्सोल्युटली. यहाँ 4 की इश्यूज हैं. फर्स्ट, डिपेंडेंस ऑन ग्रांट्स. मोस्ट ULB सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, वो 60-80% फंडिंग के लिए स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स पर डिपेंड करते हैं. सेकंड, पुअर रेवेन्यू मोबिलाइजेशन. Okay. ये एक किलर स्टैटिस्टिक है. इंडिया में म्युनिसिपल रेवेन्यू GDP का सिर्फ 1% है. कंपेयर दैट टू साउथ अफ्रीका जहां ये 6% से ज्यादा है. ये एक नंबर क्राइसिस का स्केल दिखाता है. Only 1% of GDP. That's shocking. It means our cities have almost no financial autonomy. Precisely.
थर्ड, वीक स्टेट फाइनेंस कमीशंस। एसएफसीज रेकमेंड करती हैं कि स्टेट्स को यूएलबीज के साथ रेवेन्यू कैसे शेयर करना चाहिए, बट अ 2022 आरबीआई रिपोर्ट फाउंड दैट आधे से भी कम स्टेट्स अपनी एसएफसी की रेकमेंडेशंस इंप्लीमेंट करते हैं। मतलब recommendations हैं पर action नहीं. एग्जैक्टली। एंड फोर्थ, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ म्युनिसिपल बॉन्ड्स। Wait, what are municipal bonds in simple terms? इसे ऐसे सोचो कि एक सिटी पब्लिक से डायरेक्टली लोन ले रही है एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए, जैसे न्यू मेट्रो लाइन या ब्रिज। Okay. ये स्टेट गवर्नमेंट से पैसा मांगे बिना फंड्स रेज करने का एक तरीका है, बट सिंस 2017 सिर्फ 12 सिटीज जैसे अहमदाबाद और पुणे ही इन्हें इशू कर पाई हैं। So, given this deep-rooted problem, what is the way forward? How should one conclude this answer? कंक्लूजन सोल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। सजेस्ट करो कि एसएफसी रिकमेंडेशंस मैंडेटरी बने, केरला मॉडल का जिक्र करते हुए फिस्कल एम्पावरमेंट के लिए जीआईएस बेस्ड प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन जैसे मॉडर्न टूल्स रेकमेंड करो, जो पुणे और इंदौर ने सक्सेसफुली यूज किए हैं। Right. कैपेसिटी बिल्डिंग एंड वार्ड कमिटीज को स्ट्रेंथन करने पर जोर दो, अगेन यूजिंग केरला's फेमस पीपल्स प्लान कैंपेन एज अ मॉडल। These are great, concrete solutions. Let's do a quick round of questions. First, you said to divide the answer into functional and financial parts. Why is that separation so important? बिकॉज द क्वेश्चन एक्सप्लिसिटली आस्क्स अबाउट बोथ। उन्हें सेपरेट करके आप एक लॉजिकल स्ट्रक्चर बनाते हो जो क्वेश्चन के हर पार्ट को डायरेक्टली एड्रेस करता है। इट मेक्स इट वेरी इजी फॉर द रीडर टू सी दैट you've कवर्ड ऑल बेसिस। It's about directly answering the question asked. Second, that GDP statistic 1% in India versus 6% in South Africa. Why is a comparison like that so effective? इट प्रोवाइड्स एन इंटरनेशनल बेंचमार्क। ये प्रॉब्लम को क्वांटिफाई करता है और उसे स्केल देता है। ये रीडर को बताता है कि हमारे सिटीज फाइनेंशियली दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज के काउंटरपार्ट से कहीं ज्यादा वीक है। इट्स अ पावरफुल रियलिटी चेक। It adds a bunch of data. Third, हम केरला के बारे में बार-बार क्यों सुनते हैं as a model for decentralization? What did they do differently? केरला इज वाइडली साइटेड बिकॉज उन्होंने लेट 90s में अपने पीपल्स प्लान कैंपेन के थ्रू एक मैसिव जेन्युइन डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स किया था। उन्होंने एक्चुअली सिग्निफिकेंट फंड्स, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज लोकल बॉडीज को ट्रांसफर किए। उन्हें पॉजिटिव केस स्टडी की तरह यूज करने से आपके सजेशंस ज्यादा प्रैक्टिकल और अचीवेबल लगते हैं। So they actually walked the talk. Fourth question. Why are states so afraid to give financial power to cities? Financially independent cities, state का burden कम नहीं करेंगी? इट्स अ पैराडॉक्स, राइट? बिल्कुल. बट द लॉजिक इज पॉलिटिकल। फंड्स पर कंट्रोल स्टेट लेवल पॉलिटिशियंस के लिए पॉलिटिकल पावर और पेट्रनेज का एक मेजर सोर्स है। मेयर्स और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को फाइनेंशियली एम्पावर करने से सिटीज में पावरफुल इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सेंटर्स बन जाएंगे जो स्टेट लीडरशिप के डोमिनेंस को चैलेंज करेंगे। So it's a turf war over political power. Got it. Fifth, what's the single biggest change that could empower ULBs? If you had to pick one. फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, स्पेसिफिकली उन्हें अपने टैक्सेस इफेक्टिवली सेट और कलेक्ट करने की पावर देना। इफ अ सिटी कैन जनरेट इट्स ओन रेवेन्यू तो स्टेट पर उसकी डिपेंडेंस कम हो जाती है एंड इट ऑटोमेटिकली गेन्स मोर फंक्शनल ऑटोनॉमी। Money is the root of power here. Last question. How can a normal citizen see this lack of empowerment in their daily life? जब आप एक स्टेट रन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की ब्रोकन डाउन बसेस देखते हैं while the city's mayor has no power to fix it, या जब एक सिटी रोड डिसरिपेयर में है क्योंकि स्टेट कैपिटल से फंड्स रिलीज नहीं हुए हैं, ये इस पावर इम्बैलेंस के एवरीडे सिम्टम्स हैं। That makes it very real. All right, team, time for our practice cue. The key sentence to remember here is, despite the 74th Amendment, states show reluctance in both functional and financial devolution, mainly to retain political control. Practice it. जरूर। द मिनी रिकैप इज यूएलबीज के पास ऑन पेपर कॉन्स्टिट्यूशनल पावर तो है, बट इन प्रैक्टिस स्टेट्स कंट्रोल की बागडोर छोड़ने को तैयार नहीं है। That's the core issue. Now let's travel back to 2022. The question was, to what extent, in your opinion, has the decentralization of power in India changed the governance landscape at the grassroots? A 10-marker asking for an assessment. Broad micro-theme, impact assessment of decentralization. The theme is decentralization. Successes and shortcomings. एग्जैक्टली। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है पावर को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से नीचे लोकल लेवल तक ट्रांसफर करना, आपके पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज तक। सवाल एक रिपोर्ट कार्ड मांग रहा है, ये ट्रांसफर कितना सक्सेसफुल रहा है। What's a tangible, real-world change that has come from this? One powerful example. आपके विलेज में एक वुमन सरपंच का होना, कोई ऐसा जो रिजर्वेशन के बिना शायद कभी पॉलिटिक्स में एंटर ही नहीं करता। ये डिसेंट्रलाइजेशन से आया एक डायरेक्ट, विजिबल एंड रेवोल्यूशनरी चेंज है। It has fundamentally altered the social fabric of power in rural India. That's a fantastic way to look at it. So for a to what extent type of question, how should we structure the answer? You must present a balanced view. Introduction में acknowledge करो कि 73rd and 74th amendments ने local governance को transform किया है, but also hint करो कि significant challenges अभी भी हैं। फिर body में इस balance को दो clear parts में reflect करो। So part one would be the positive transformations. What are the big wins? 4 major achievements हैं। फर्स्ट, डेमोक्रेटिक डीपनिंग। हमारे पास अब ग्राम सभास के रूप में दुनिया का सबसे बड़ा डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक्सपेरिमेंट है। सेकंड, इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन। दिस इज अ मैसिव सोशल चेंज। वी हैव ओवर 1.4 मिलियन इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स। 1.4 million. हाँ। थर्ड, कुछ फाइनेंशियल एम्पावरमेंट हुई है स्टेट फाइनेंस कमीशंस के क्रिएशन और डायरेक्ट फंड ट्रांसफर से। और फोर्थ, डेवलपमेंट प्लानिंग में
लोकल बॉडीज अब MG, NREGA और PMAG जैसी फ्लैगशिप स्कीम्स के लिए की इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं। That's a solid list of successes, but to answer to what extent, we need the other side of the story. What about the challenges in implementation? दिस इज द क्रिटिकल पार्ट। यहाँ आप 3Fs का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करो, एन इनएडिक्वेट ट्रांसफर ऑफ फंक्शंस, फंक्शनरीज, स्टाफ एंड फंड्स। The 3Fs. हाँ, आप पंचायत डेवोल्यूशन इंडेक्स से डेटा कोड कर सकते हो जो दिखाता है कि ऑन एवरेज सिर्फ 44% पावर्स ही एक्चुअली डिवॉल्व हुई हैं। सेकंड, ग्रांट्स पर अभी भी हाई फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है। एंड थर्ड, अकाउंटेबिलिटी कंसर्न्स हैं, जैसे फंड मिसयूज और ग्राम सभाज में लो पार्टिसिपेशन। So, how do we conclude this report card? You conclude by saying that the constitutional framework is excellent, but its full potential is yet to be realized. आप Kerala's People's Plan campaign का एग्जाम्पल दे सकते हो to show what is possible, and you must mention recent government initiatives like the e-Gram Swaraj portal and the Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan to show that efforts are ongoing. This is a great framework. Now for my questions. The phrase, to what extent, is key here. What's the most effective way to respond to it? The most effective way is to structure your answer into two clear opposing sections: positive transformations and challenges and limitations. This structure directly answers the to what extent by showing both the successes and the shortcomings. It's a balanced scorecard approach. Second, you mentioned the 3Fs. Could you quickly define them again and explain why they are so fundamental? The 3Fs are functions, the work, functionaries, the staff to do the work, and funds, the money to pay for the work. For any real decentralization, you have to transfer all three. अगर आप सिर्फ वर्क फंक्शंस ट्रांसफर करते हो बिना स्टाफ या मनी के, तो ये एक खोखला रिफॉर्म है। स्टूल को खड़ा रहने के लिए तीनों लेग्स चाहिए। That's a great analogy. Third, why is quoting a figure from the Panchayat Devolution Index a game changer in an answer? Because data makes your argument credible and objective. ये दिखाता है कि जो प्रॉब्लम आप हाईलाइट कर रहे हो वो सिर्फ आपकी पर्सनल ओपिनियन नहीं है। इट्स अ मेजर्ड, डॉक्यूमेंटेड फैक्ट। इट एड्स अथॉरिटी टू योर पॉइंट। Right. Data is evidence. Fourth question. What exactly is a social audit? एक सोशल ऑडिट एक पावरफुल प्रोसेस है जहां सिटीजंस खुद आगे आकर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स एंड स्पेंडिंग को रिव्यू एंड वेरीफाई करते हैं। इट्स अ टूल फॉर एनफोर्सिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द बॉटम अप। इट्स डेमोक्रेसी इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। Love that. Fifth, how can you make the conclusion both optimistic and realistic? The key is to honestly acknowledge the challenges first, but then pivot towards solutions. End with positive, concrete examples like Kerala's success or new tools like e-Gram Swaraj. This shows you are aware of the problems, but also believe they can be solved. Acknowledge reality, but focus on solutions. Last question. We talk about low participation in Gram Sabhas. Why don't more people show up? It's a mix of reasons. Sometimes people feel their voice won't make a difference. In other cases, powerful local elites might discourage wide participation. And often, it's also about a lack of awareness among citizens about the powers a Gram Sabha actually holds. So it's a mix of cynicism, power dynamics, and lack of awareness. Got it. Everyone, here's your practice cue for this section. Decentralization has led to democratic deepening, but its full potential is constrained by the incomplete transfer of the 3Fs. Go on, try it. Good one. The mini recap is decentralization ने definitely game बदला है. Foundation strong है, but the building is still incomplete. Picture अभी बाकी है मेरे दोस्त. Bilkul. Okay, let's jump to the 2020 question, which is a bit more conceptual. The strength and sustenance of local institutions in India has shifted from their formative phase of functions, functionaries, and funds to the contemporary stage of functionality. Highlight the critical challenges faced by local institutions in terms of their functionality in recent times. This was for 15 marks, broad micro theme, from structure to functionality. Modern challenges for local bodies, the functionality challenge. हाँ, ये क्वेश्चन कह रहा है कि पहले कुछ डेकेड्स तक फोकस लोकल बॉडीज का स्ट्रक्चर बनाने पर था, उन्हें फंक्शंस, फंक्शनरीज एंड फंड्स देने पर। बट नाउ द फोकस हैज शिफ्टेड. द क्वेश्चन इज नो लॉन्गर अबाउट द स्ट्रक्चर बट अबाउट इट्स परफॉर्मेंस. कैन इट एक्चुअली डू इट्स जॉब? इन अदर वर्ड्स, व्हाट इज इट्स फंक्शनैलिटी? Can you give me an analogy to make this functionality idea simpler? ऑफ कोर्स, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल इमेजिन करो. दैट्स द स्ट्रक्चर. उसमें डॉक्टर्स हैं और बजट है. दोज आर द 3Fs. But if the doctors don't show up on time and medicines are never available, तो hospital की functionality बहुत poor है. Right. Structure exists करता है, but it doesn't function effectively. Samjhay, that analogy makes it crystal clear. Yeah. So, functionality is the difference between having a fire station and having a fire engine that actually shows up with water when there's a fire. For a 15 marker, how should this answer be structured? Because it's a 15 marker, you need more depth. Introduction में 3F से functionality पर इस shift को explain करो. Acknowledge करो कि 73rd and 74th amendments ने skeleton बनाया, but the real test now is whether this skeleton can work. Body के लिए you need to break down the critical challenges to functionality into clear thematic headings. What would those headings be? मैं 4 कैटेगरी सजेस्ट करूंगी. फर्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस. इसमें स्टेट गवर्नमेंट का एक्सेसिव इंटरफेरेंस और इलेक्टेड मेंबर्स की ट्रेनिंग की कमी की वजह से एक मेजर कैपेसिटी गैप शामिल है.
सेकंड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, फंड फ्लो में डिलेज और ओन रेवेन्यू जनरेट करने की लिमिटेड पावर्स। Okay. Third, थर्ड, गवर्नेंस इश्यूज, एमएलएज एमपीज का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एंड प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन की प्रॉब्लम्स जैसे सरपंच पथी कल्चर। एंड फोर्थ, ऑपरेशनल चैलेंजेस, अ सिग्निफिकेंट डिजिटल डिवाइड जो ई गवर्नेंस में बाधा डालता है एंड पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। that's a very detailed list of challenges. How do we conclude this answer on a positive note? Successful models of functionality like Kerala's People's Plan campaign or participatory budgeting in Maharashtra. Great. Time for questions. First, how can a student use an analogy effectively in their introduction for this question? The best way is to keep it simple and clear. Hospital analogy अच्छी है. Another one is a car. The institution car है, 3F's fuel and the driver है. But functionality engine है. If the engine doesn't work well, the car is useless. Love it. Second question. This is a 15 marker. How does that change the answer strategy compared to a 10 marker? Which means you need more depth and more dimensions. आप सिर्फ 2-3 challenges list नहीं कर सकते. उन्हें multiple categories like administrative, financial, governance and operational में break down करना issue की complexity की ज़्यादा comprehensive understanding दिखाता है. You have to show more layers of understanding. Third, what is participatory budgeting in simple terms? It's a fantastic democratic process जहां ordinary citizens को ये power दी जाती है कि वो directly decide करें कि public budget का एक part कैसे spend होगा. It's about giving people a real say in financial decisions that affect their lives. That sounds amazing. Fourth, why is the digital divide considered an operational challenge to functionality? Because today functionality improve करने के इतने सारे solutions technology और e-governance पे based हैं. But these solutions internet access और digital literacy पे depend करते हैं. Digital divide in modern governance tools को implement करने में एक major roadblock बन जाता है, especially in rural areas. So technology can't solve the problem if people can't access it. Fifth, how can someone make the point about political interference more specific and impactful? सिर्फ political interference लिखने के बजाय एक specific example दो. Mention करो कि कैसे state level MLAs और MPs अक्सर village के अंदर government schemes के beneficiaries की selection को control करने की कोशिश करते हैं, elected पंचायत को bypass करके. This makes the problem tangible. Give a real example of the power play. Final question. In the way forward for a 15 marker, is just listing points enough? Absolutely not. For a 15 marker, you should try to add a short one-line explanation for each point to justify its importance. For instance, don't just say capacity building. Say mandatory capacity building to bridge the knowledge gap in financial management and administrative procedures. That's a pro tip. Okay, everyone, time to practice. The key line here is the focus of local governance has shifted from the 3 F's of structure to the critical challenge of functionality and effective service delivery. Rehearse it. Yes, the mini recap is local bodies का structure place में है, but उन्हें effectively function करवाना आज का सबसे बड़ा challenge है. Absolutely. Moving on to 2019 and a very, very important topic, the reservation of seats for women in the institutions of local self-government have had a limited impact on the patriarchal character of the Indian political process. Comment. 15 marks. Broad micro-theme. Women's reservation, impact and challenges, a revolution with hurdles. Exactly. So 73rd and 74th amendments ने local bodies में women के लिए at least 1/3 seats reserve करना mandatory बना दिया. This was revolutionary. सवाल हमसे कमेंट करने को कह रहा है कि क्या इस हिस्टोरिक स्टेप ने हमारे मेल डोमिनेटेड पॉलिटिकल सिस्टम को ट्रूली चैलेंज किया है और इफ इट्स इम्पैक्ट हैज बीन लिमिटेड. And to understand the core of this issue, there's a great pop culture references in there. Absolutely. You just need to think of the popular web series Panchayat or Pradhan Pati ka concept. That is the central issue right there. The woman is the official head, but her husband wields the real power. That Panchayat example is perfect. For this sensitive 15-mark question, how should the answer be structured? You should start the introduction by acknowledging the positive side. Reservation को women's empowerment के लिए एक landmark, revolutionary step कहो. And you must immediately back it up with data. By March 2025, India has over 1.45 million elected women representatives, making up about 46% of the total. 46%. हाँ, ये huge quantitative success दिखाता है. That's almost half. So the first part of the body should be about the achievements, right? Exactly. Achievement section में आप वो 46% figure फिर से mention कर सकते हो and add that states like Bihar and Kerala have increased the reservation to 50%. You can also point out that studies show women leaders often deliver better on issues like drinking water, health, and education. But then comes the other side, the limited impact part of the question. Yes, that's the crucial second part. Limitations and challenges. This is where you address the main assertion of the question. First and foremost, proxy representation. सरपंच पति syndrome को detail में explain करो. Second, structural barriers. Women representatives के पास अक्सर established political networks और essential administrative knowledge की access नहीं होती. And third, they face gender-based discrimination, including harassment and a lack of cooperation from male colleagues. So the challenges are huge. What solutions can we offer in the way forward or conclusion? The solutions part is key here. मैं एक 3-pronged approach suggest करती हूँ. First, capacity building. Elected women के लिए administrative procedures, financial management और leadership skills पर regular and mandatory training programs. Second, institutional support. Political parties को active women's wings बनाने के लिए push करना and self-help groups, SHGs जैसे networks को strengthen करना. And third,
आप इसे मिशन शक्ति जैसी ब्रॉडर गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट से लिंक कर सकते हो। That's a very comprehensive approach. Let's dig deeper with some questions. First, the question uses a strong phrase, limited impact. How should a student approach such a critical statement? The best way is a balanced approach. पहले significant achievements highlight करो to show that the impact was not zero. Then limitations को detail में discuss करो. This nuanced yes but approach is much better than taking an extreme stand. Acknowledge the successes before diving into the failures. Second, how do self-help groups, SHGs, provide institutional support to women leaders? SHGs women का एक powerful local network बनाते हैं. वो एक दूसरे को economically and emotionally support करते हैं. This collective can then act as a political force, अपनी elected woman representative को support करके and giving her a power base that is independent of the men in her family or village. It gives her a support system. That's a brilliant connection. Third, why is it so important to mention both quantitative progress and qualitative challenges? Because it shows a deep and sophisticated understanding of the issue. Quantitatively, in terms of numbers, हमने massive progress देखी है. But qualitatively, in terms of their actual power and agency, the progress is still limited by many challenges. It's the difference between presence and power. Presence versus power. I love that distinction. Fourth, how do household responsibilities act as a structural barrier? Political work is not a 9 to 5 job. इसमें अक्सर long, uncertain hours और late night meetings होती हैं. इसे मैनेज करना incredibly difficult हो सकता है when society still places the primary burden of household and family care on women. It's a very real, practical barrier. A very practical barrier indeed. Fifth, what kind of specific training should be mentioned in the way forward to make it more concrete? Be specific. सिर्फ training मत कहो. Mention training in administrative procedures, budgeting, understanding government schemes, and essential soft skills like public speaking and negotiation. This shows you've thought through the practical details. Get into the specifics of the skills needed. Last question. Is the Sarpanchpati phenomenon a rural issue only, or does it exist in urban politics too? While the term is associated with panchayats, the phenomenon of male relatives influencing or controlling elected women representatives exists in urban politics as well, though it might be less overt. The underlying patriarchal mindset is a challenge across the board. It's a mindset issue, not just a rural one. Fantastic. Okay, team, time to practice this key phrase. While women's reservation has achieved significant quantitative success, its qualitative impact is limited by the Sarpanchpati syndrome and deep-rooted structural barriers. Practice saying it. Zarur. So the mini recap is, reservation ने women के लिए door तो खोल दिया है, but they still have to fight for their space and their voice inside the room. Well said. Now we go further back to 2018. The question was about a topic we've touched on a lot. Money. What are the alternative sources of finance for panchayats? Broad micro theme. Alternative sources of finance for panchayats. This question gets to the heart of the financial weakness problem we discussed. हाँ बिल्कुल. If panchayats are constantly dependent on grants from the state and central governments, they never become truly autonomous. So the question is, where else can they get money from? So this is about making panchayats financially self-reliant, like a household that needs its own income, instead of just relying on an allowance. That's the perfect analogy. So what are these alternative sources? We can group them into a few categories. First, local taxes. This is the most important one. पंचायत्स के पास, at least on paper, property, local markets और businesses पर tax लगाने की power है. But However, this power is rarely used due to local political pressure. I can imagine it's not very popular to be the sarpanch who starts a new tax. What's the second source? Second is fees and charges for services. ये एक user pays model है. If a panchayat specific services provide करती है, like clean drinking water through a pipeline or a community hall, तो वो उसके लिए एक reasonable fee charge कर सकती है. This not only generates revenue, but also creates a sense of ownership among the citizens. That makes sense. Pay for what you use. Are there other sources? Yes, a third source is revenue from common property resources. Many villages के पास assets होते हैं, like ponds, forests or market lands. A panchayat income generate कर सकती है by, for example, auctioning fishing rights in the pond or leasing out shops in the village market. Okay. And fourth, there are innovative financing mechanisms, like converging funds from different schemes like MGNREGA with their own development plans to create more durable assets. So if these sources exist, why are most panchayats still so poor? What's the main challenge? The biggest challenge is a combination of a lack of political will and a lack of capacity. Local leaders अक्सर taxes impose करने के political backlash से डरते हैं. Additionally, they often lack the technical knowledge and staff to properly assess and collect these taxes and fees. There's a huge capacity gap. So the power exists, but not the will or the skill to use it. Now for some questions on this. First, how can a panchayat overcome the political reluctance to impose taxes? By linking tax collection directly to visible improvements in services. For example, a campaign की pay a small property tax and we will guarantee regular garbage collection. जब लोग देखते हैं कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है, they are more willing to pay. Transparency is key. Show them the results. Second, is there any state that is a good model for panchayat's own source revenue? Again, Kerala stands out. उनके पंचायत relatively ज़्यादा successful रहे हैं own source revenue generate करने में through a combination of property taxes and service charges, contributing a higher percentage to their total income compared to many other states. Kerala again.
Third, you mentioned converging funds. Can you give a simple example? Sure. Imagine a panchayat wants to build a check dam. It can use the labor funds from MGNREGA to pay the workers, use material funds from the Finance Commission grant, and maybe add some of its own revenue to complete the project. By combining funds from different sources, they can achieve a bigger goal. It's like pooling pocket money from different relatives to buy something big. Fourth, what role does technology play in improving local revenue? A massive role. GIS mapping use करके village में सभी properties को accurately map करना can ensure that no one escapes the tax net. Digital payment systems can make it easier for people to pay their dues and reduce corruption. Technology brings efficiency and transparency. Tech can solve the capacity problem. Fifth, are these financial powers uniform across all states in India? Not at all. पंचायत एक state subject है. Tax और revenue generate करने की specific powers individual state पंचायत राज acts define करते हैं. So a panchayat in one state might have significantly more financial powers than a panchayat in another. So the state government is still the gatekeeper. Last question. What is the mindset shift required for a sarpanch to become a good financial manager? The shift is from thinking like a spender of government grants to thinking like an owner of a local enterprise. They need to see the village not just as a recipient of aid, but as an economic entity with assets that can be leveraged for development. From a grant manager to a CEO of the village. I like that. Okay, practice cue for this part. To achieve true autonomy, panchayats must shift from grant dependency to mobilizing their own source revenue through taxes, fees, and asset management. Please, practicing this. Right? So, the mini recap is, the money is there, but tapping into it requires political courage and administrative capacity at the local level. Let's keep going back in time. To 2017. The question was a big one. Why has the Panchayati Raj system not been effective in achieving its objectives? Broad micro theme, ineffectiveness of the Panchayati Raj system. This question asks us to step back and look at the whole system. हाँ, after more than 2 decades of its constitutional status, हमने कई specific problems discuss की हैं, but this is about synthesizing them. Why is the system as a whole still struggling to deliver on its promise? So this is the big picture diagnosis of the patient. What are the main reasons for this underperformance? मैं कहूंगी कि 3 core interconnected reasons हैं. The first and most important is the lack of political will from state governments. जैसा हमने discuss किया, states 3 Fs devolve करने में reluctant हैं. They see strong local governments as a political threat. This is the root cause of most other problems. The control issue we talked about earlier. What's the second reason? The second is a huge capacity deficit at the local level. Most elected representatives, especially those from marginalized backgrounds, have low levels of education and receive little to no training on their roles and responsibilities. उनके पास projects plan और execute करने के लिए technical and administrative support staff नहीं होता. So even if they have the power, they may not have the skills to use it. What's the third core reason? The third is the weak link between the citizens and the institutions. The Gram Sabha, जो पंचायत system की soul होनी चाहिए, often sees very low attendance. लोगों में अपने rights और local governments की powers के बारे में awareness की कमी है. Without active public participation and pressure from below, these institutions can't be held accountable. So it's a three-part problem. Reluctance from above, weakness within, and apathy from below. How do these three things feed into each other? It becomes a vicious cycle. State government real power नहीं देती. लोगों को लगता है पंचायत useless है and they don't participate in the Gram Sabha. Because लोग participate नहीं करते, सरपंच perform करने का कोई pressure नहीं होता. And because the panchayat is weak and non-performing, the state government feels justified in not giving it more power. The cycle continues. That's a powerful and depressing cycle. Let's break it down with some questions. First, you said lack of political will is the root cause. How can this be changed? It's very difficult, but it can change through a combination of strong advocacy from civil society, clear directives from the central government and finance commissions, and a growing demand for local governments from the citizens themselves as they become more aware. So, pressure from multiple directions. Second, when we say capacity deficit, are we only talking about the elected sarpanch? No, it's the entire ecosystem. It includes the elected members, panchas, but also the government-appointed staff at the panchayat level, like the secretary. Often, एक secretary multiple panchayats का in charge होता है and is completely overworked. The entire administrative machinery at the local level is weak. The support system is also lacking. Third, if Gram Sabhas are so important, why aren't their decisions legally binding on the panchayat in all states? This is another example of state reluctance. While the Gram Sabha is constitutionally recognized, the extent of its powers is again determined by state laws. In many states, its role is largely advisory, which significantly weakens its ability to enforce accountability. So its teeth are removed. Does corruption play a role in the ineffectiveness of panchayats? A significant role. The lack of capacity and weak accountability mechanisms create fertile ground for corruption. When funds flow from the top, without strong social audit and transparency systems at the bottom, leakages are almost inevitable. It's an open invitation for misuse.
Fifth, is this story of ineffectiveness true for the entire country or are there bright spots? It's not uniform. जैसा हमने देखा, states like Kerala and to some extent Karnataka and Maharashtra have done better. These states have shown that with genuine political will and investment in capacity building, the system can be made to work much more effectively. So there are models of success to learn from. Last question. Is there a risk that people lose faith in democracy itself if the most accessible level of government is ineffective? That is the biggest long-term risk. For most citizens, the local government is their primary and sometimes only interaction with the state. If that experience is one of apathy, corruption, and ineffectiveness, it can erode their faith in the entire democratic process. That is a very sobering thought. Here's your practice cue. The Panchayati Raj system's effectiveness is crippled by a vicious cycle of state-level reluctance, local capacity deficits, and weak citizen participation. Practice it. Indeed, the mini recap is, the system is underperforming not because the idea is flawed, but because the key stakeholders, states, officials, and citizens have not fully played their parts. Let's go to our final question from 2015. It asks a fundamental, almost philosophical question. To what extent are panchayats merely political arenas rather than effective instruments of governance? Broad micro theme, panchayats as political arenas versus instruments of governance. This is a fantastic question to end with. Because it forces us to think about the very nature of these institutions. क्या ये local politicians के लिए अपनी battles लड़ने और career बनाने के लिए सिर्फ mini parliaments हैं? Or are they effective delivery mechanisms for development and governance? So it's the classic politics versus performance debate. Let's look at the political arena side first. What's the argument there? The argument is that in many places, panchayats have become breeding grounds for competitive and often divisive politics. Elections caste, class and party lines पर fiercely contest किए जाते हैं. फोकस अक्सर पावर जीतने पर होता है फॉर इट्स ओन सेक या एमएलए बनने जैसी हायर लेवल पॉलिटिक्स के लिए एक स्टेपिंग स्टोन के रूप में. इन दिस व्यू गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग के सामने बैक सीट ले लेते हैं. And we see this in the real world with intense local elections and sometimes even violence. What's the counter argument? How are they instruments of governance? The counter argument is that this politicization is not necessarily a bad thing. It's a part of democracy. The real question is कि क्या ये political competition better governance की ओर lead करता है? The instrument of governance view holds that the 73rd Amendment ने bottom-up planning and implementation के लिए एक formal structure बनाया. When panchayats plan and execute schemes like MGNRGA or ensure their local school is functioning, they are acting as powerful instruments of governance. So the ideal scenario is that the political competition forces leaders to perform better to get re-elected. Exactly. The two roles are not mutually exclusive. An effective panchayat वो है जहाँ political process governance process को energize करता है. The challenge is that in many places, politics ने governance को overwhelm कर दिया है. Focus power capture करने पे रहता है, not on using that power to deliver services. So the answer is that they are both. But the balance is often skewed towards politics over governance. How can this balance be corrected? The balance can be corrected through the same things we've been discussing. First, by empowering citizens through active gram sabhas and social audits. जब citizens accountability demand करते हैं, politicians governance पर focus करने के लिए forced होते हैं. Second, by strengthening the capacity of elected representatives, so they have the skills to govern effectively. And third, by ensuring a predictable and adequate flow of funds, so they have the resources to deliver on their promises. It all comes back to empowering the system from all sides. Let's do our final round of questions. First, is it realistic to expect politics to be removed from local governance? No, and it's not even desirable. Politics competing interests को negotiate करने और resources allocate करने का process है. Democracy यही है. The goal is not to depoliticize panchayats, but to make the politics more programmatic and less about identity or patronage. So, shift the politics from who you are to what you will do. Second, how has the entry of political parties into panchayat elections affected this balance? It's a mixed bag. On one hand, parties discipline, resources और state level policy से link ला सकती हैं. On the other hand, वो state and national politics का divisive और toxic nature भी village में ला सकती हैं. Communities को polarize करके और focus local issues से हटाकर. It can amplify both the good and the bad of politics. Third, what is one key indicator that a panchayat is functioning more as an instrument of governance than a political arena? If a panchayat regular, well-attended gram sabhas hold करती है, जहाँ लोग openly development plans discuss करते हैं, budgets पे question करते हैं, and demand answers, it's a clear sign that governance is taking precedence. The health of the Gram Sabha is the health of the panchayat. Fourth, does the Sarpanch Pati syndrome make a panchayat more of a political arena? Absolutely. Because in that situation, power अपने constitutional purpose के लिए use नहीं हो रही to empower a woman leader. Instead, it's being used up for personal or familial political gain. It's a classic example of politics subverting the intended governance reform. It's a distortion of the democratic process. Fifth, can successful governance in a panchayat become a political asset for the Sarpanch? Yes. And that is the ideal situation. जब एक सरपंच clean water, good roads and better schools deliver कर पाता है, that becomes their political capital. In such a scenario, governance becomes good politics. This is the positive cycle we want to create. When performance becomes the path to power. Last question. How does a citizen's vote change this balance? A citizen's vote is the most powerful tool.
If people start voting based on the performance of their local representatives, on the quality of services delivered, rather than on caste or handouts, they can single-handedly shift the balance from politics to governance. It ultimately comes down to the choices we make as voters. What a great place to end our analysis. Our final practice cue. Panchayats are inherently both political arenas and instruments of governance. The core challenge is to ensure that democratic politics serves the cause of effective governance. Please practice saying that. A perfect summary. The mini recap is, the goal isn't to remove politics from panchayats, but to make politics work for development. What a journey. Let's quickly recap the entire discussion. We started in 2024 with the big policy debates on good governance and urban-rural mergers. We then traveled back to see the constant struggle for power and money between states and local bodies in 2023. We assessed the real-world impact of decentralization in 2022 and understood the critical shift from structure to functionality in 2020. And then we saw the complex social reality of women's reservation in 2019, explored the financial nuts and bolts in 2018, diagnosed the system's core illnesses in 2017, and ended with the fundamental question of what panchayats are even for in 2015. We've seen the structures, the challenges, and the potential. And now the final thought for every listener is this. हमने बहुत बात की कि governments को क्या करना चाहिए. But beyond just casting a vote every 5 years, what is one concrete action a citizen can take to strengthen the functionality of the local government right outside their own home? A question for all of us to think about. If this deep exploration made you think, then hit that subscribe button, like this discussion, and share your thoughts in the comments. Until the next deep dive, keep learning.